बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये तो आप लोग ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। आज का लेक्चर का जो एजेंडा है वो हम प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा ओवर रिव्यू करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था। उसके बाद SCF ऑप्टिमल क्या है, राउंड रॉबिन स्केजुलिंग क्या होती है, मल्टी लेवल क्यूज की स्केजुलिंग कैसे करते हैं, मल्टी लेवल फीडबैक क्यूज होते हैं क्या होते हैं, और आज के लेक्चर का रिव्यू करें। SJF को हम पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि SJF क्या होता है, और इसका एक स्पेशल वर्जन था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये हमने डिस्कस किया था। प्रायोरिटी स्केजुलिंग हमने डिस्कशन की थी प्रायोरिटी स्केजुलिंग पे। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के में क्या था कि लेट से 3 प्रोसेस है वो इकट्ठे ही आ गए हैं, और जिसमें से जो पहला प्रोसेस है उसके बाद अगला प्रोसेस है उसका शॉर्ट टाइम है तो हम उसको चलाएंगे। उसके बाद उससे अगला जो है उसका फिर अगर वो उनमें से जो सबसे छोटा है जिसका बर्स्ट टाइम जिसको रिक्वायर्ड होगा हम उसको चला देंगे। और इसी तरह जो रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट था वो इसका स्पेशल वर्जन था कि हमने उसको देखा था कि जिसमें से उसका जो रिमेनिंग टाइम है वो कम रह गया है। डेट से अगर उसको 7 टाइम यूनिट्स चाहिए थे और हमने उसके 4 यूनिट चला दिए हैं, और उसके बाद उसका जो रिमेनिंग टाइम है वो 3 यूनिट है, और जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका 4 यूनिट आया तो हम रिमेनिंग टाइम वाले को पहले चला देंगे। और इस तरह से ये काम करता था। प्रायोरिटी स्केजुलिंग भी क्योंकि क्या था कि हम कुछ प्रोसेस को प्रायोरिटाइज कर देते हैं, और जैसे हमने SGF को फिर छोटा जो प्रोसेस होगा उसको हम पहले चला देंगे, तो इस वजह से हमने कहा था कि SGF ये एक जस्ट एक काइंड है प्रायोरिटी स्केजुलिंग की। तो आज के इसी तरह से हम इसको कहते हैं कि SGF जो है वो एक ऑप्टिमल है। इसकी लॉजिकल आर्गुमेंट क्या है कि डिक्रीजेज इन द वेट टाइम फॉर शॉर्ट प्रोसेसेस, कि ये जो है ये शॉर्ट प्रोसेसेस जो हैं जिनको टाइम थोड़ा लगता है उनका जो वेटिंग टाइम है वो कम कर देता है, और जो ज़्यादा बड़े प्रोसेस है उनका वेटिंग टाइम ज़्यादा कर देता है। उसकी हम एक एग्जांपल इसी तरह से देते हैं। यहाँ पे लेट से 3 प्रोसेस हैं वो एक ही टाइम पे आ गए हैं। P1 प्रोसेस है उसको 5 टाइम यूनिट चाहिए, P2 को 3 चाहिए, P3 को 2 चाहिए। अब P2 को कितना वेट करना पड़ेगा, जैसे उसका टाइम आया उसका वेटिंग टाइम कितना होगा जी P2 का, उसको 5 यूनिट टाइम करना पड़ेगा। P3 का कितना होगा जी, उसको 5 P1 के और P2 के भी 3, टोटल 8 हो गए, तो 8 इसको हो गए। P3 को 8 टाइम यूनिट करना पड़ेगा। अब और टोटल एवरेज टाइम कितना आ जाएगा इस पूरे में, 8 इसका आ गया, 3 इसका आ गया। ठीक है जी। तो 8, इसको 5, 5 प्लस 8, 8 प्लस 5 13, 13 डिवाइडेड बाई 3 हम करेंगे क्योंकि 3 प्रोसेस थे टोटल। तो एवरेज कितना आ गया, 13 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये 4.33 ऑलमोस्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब है पहले केस में हमारा जो P1 प्रोसेस है उसका टाइम ज़्यादा था, उसको हमने पहले चलाया था, तो इस केस में हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो 4.33 हो रहा है। अगर हम इसको अपोजिट कर देते हैं कि छोटा प्रोसेस जो है वो P3 है उसको पहले चलाते हैं, उसके बाद P2 का और उसके बाद P1 का, तो फिर कैसे हमारा एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकलेगा। लेट से अब हम P2 को कितना वेट करना पड़ा जी, 2 टाइम यूनिट, और P1 को कितना करना पड़ा, 5 टाइम यूनिट। अब 2 प्लस 5 7, 7 डिवाइडेड बाई 3, इट इज़ ऑलमोस्ट 2.33। तो इसमें एवरेज केस टाइम कितना बनता है जी, 2.33, और पहले वाले केस में हमारा 4.33 बना था। इसका मतलब डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो टाइम है इस SGF में वो छोटे जो हैं प्रोसेस उनके लिए ये ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है SGF। इस वजह से हमने इस तरह से एक और एल्गोरिदम है जो कि जिसका नाम है राउंड रॉबिन। अब राउंड रॉबिन में क्या होता है जी, अब राउंड रॉबिन जो है इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ स्मॉल CPU टाइम कॉल्ड टाइम स्लाइस और क्वांटम। कि हर प्रोसेस जो है पहले वाले केस में जो हो रहा था वो हमारा जो वो उन केसेस में चलता है जब हम बैचिंग सिस्टम, जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम चला रहे हैं। अगर हम टाइम शेयरिंग सिस्टम चला रहे हैं तो हमें उसको हर प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, ताकि कोई भी यूज़र जो है उसको ये ना लगे कि मेरे जो टाइम है वो कम मिल रहा है।
टाइम शेयरिंग सिस्टम में आपका होता ये है कि आपको जो हर यूज़र है उसको इक्वल टाइम मिल रहा होता है। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में आपका राउंड रॉबिन चलता है। जब अभी तक जो हमने पिछले जो पढ़े हैं स्केजुलिंग एल्गोरिदम, वो आपके बैच सिस्टम में काम होते। एक जब तक एक काम खत्म नहीं होता उस टाइम तक हम दूसरा प्रोसेस को टाइम नहीं देते थे। जैसे कि प्रेम्प्टिव, एक प्रेम्प्टिव था, एक नॉन प्रेम्प्टिव था। और प्रेम्प्टिव में आप जब तक एक सीपीयू एक प्रोसेस को मिल गया उसका काम खत्म नहीं हुआ तो हमने दूसरे को नहीं दे रहे थे। तो वो जो एल्गोरिदम थे वो आपके बैचिंग सिस्टम में तो काम कर जाते हैं जब मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही हो, लेकिन आपका जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होगा तो इसमें हमने राउंड रॉबिन जो एल्गोरिदम है इसको यूज़ करें। इसमें क्या हम हर जो है वो एक यूज़र को, एक प्रोसेस को हम एक टाइम स्लाइस दे देते हैं, और उस टाइम स्लाइस को हम क्वांटम भी कहते हैं, जिसका टाइम जो है नॉर्मली जो है वो 10 to 100 मिली सेकेंड होता है। आफ्टर दिस टाइम elapsed द प्रोसेस इज preempted एंड एडेड टू द एंड ऑफ द रेडी क्यू। क्योंकि जैसे ही हमारा वो जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है, लेट से एक को 4 यूनिट टाइम चाहिए था और हमने उसको लेट से उसका जो स्लाइस क्वांटम साइज़ है वो 10 है, और जो क्वांटम साइज से उसका टाइम जो है वो 12 चाहिए था उसको, जो टोटल उसका टाइम है। तो 10 क्वांटम में तो वो पूरा नहीं होगा, तो 10 क्वांटम उसमें वो 10 जो यूनिट है वो उसका प्रोसेसर के साथ चल जाएगा। बाकी जो 2 है वो अभी चलना रिमेनिंग बाकी है, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, उस क्यू के एंड पे ले जाएंगे। तो इस तरह से ये काम करता है। तो इसकी एक अभी हम एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, आगे हम जाएंगे। इसके बाद इसी तरह से इसका क्या कहता है कि इफ़ देयर आर n प्रोसेसेस, अगर हमारे उस क्यू में n प्रोसेस हैं इन द रेडी क्यू, द टाइम क्वांटम इज क्यू। तो टाइम क्वांटम जो हमने कहा है उसको रिप्रेजेंट किया है क्यू से। द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज TCS, देन नो प्रोसेस गेट मोर देन n-1 क्यू प्लस TCS। क्यू उसका क्वांटम साइज प्लस उसका जितना टाइम उसको लगना है आपका स्विचिंग में, कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाने के लिए उसका जो स्विचिंग टाइम है वो भी आपने ऐड करना है, उन दोनों को ऐड करके n-1 से। तो इतना टाइम हर प्रोसेस को वेट करने में लगेगा। जो पहले वाला था वो उसका हमने वेटिंग टाइम आपको पता है कि हमने कैसे निकाला था, जैन चार्ट से निकाला था। इसमें हमने जो टाइम प्रोसेस वो जो वेटिंग टाइम है वो हमने इस फार्मूला के तहत निकालना है। और ये जो है एल्गोरिदम यूज्ड इन टाइम शेयरिंग सिस्टम में, रिस्पांस टाइम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंस। कि आपका रिस्पांस टाइम, आपका जो टाइम है कितनी देर में आप उसको रिटर्न बैक करते हैं। तो इसमें ये जो है ये वाला जो एल्गोरिथम है ये इसमें अंदर यूज होता है टाइम सिस्टम के अंदर। और जो आपका क्वांटम साइज है वो लार्ज भी नहीं हो सकता और स्मॉल भी नहीं हो सकता। लार्ज अगर करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, तो वो वही वाला उसी तरह से काम करेगा जिस तरह का आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करता था। और अगर उसको बिल्कुल छोटा कर देंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपका, अभी हम आगे एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ कि उसका नुकसान क्या होगा, कि अगर आपका क्वांटम साइज आपने बहुत छोटा स्मॉल साइज में कर दिया तो आपकी जो उसकी स्विचिंग है, कॉन्टेक्ट स्विचिंग है, उसका ओवरहेड आपको पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहता है क्यू मस्ट बी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्ट स्विचिंग का जो टाइम है उससे ज़्यादा टाइम होना चाहिए। इसका जो हम क्वांटम का साइज का टाइम है, क्वांटम का साइज है वो क्वांटम कॉन्टेक्ट स्विचिंग से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आपका ओवरहेड बनेगा। इसके हम एग्जांपल देखेंगे आगे क्या। लेट से इसको हमने कैसे करते हैं जी। लेट से हमारे पास 4 प्रोसेस आ गए हैं। एक का ब्रश टाइम 53 टाइम रिक्वायर्ड है, फिर दूसरे को 17 है, 68 है, फिर 24 है। इसको हमने लेट से हमने क्वांटम का साइज जो है ना वो 20 टाइम यूनिट रख दिया है। तो हर 20 के बाद ये कॉन्टेक्ट स्विच होगा, अगला प्रोसेस आ जाएगा, फिर हर 20 सेकंड के बाद अगला प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है जी। तो जितना जितना होता जाएगा उसका वो आगे एंड वाली क्यू पे चलता जाएगा। लेट से P1 आया, 53 था उसका क्वांटम, 20 उसका चला, अब रिमेनिंग जो है ना वो 33 रह गया। ठीक है जी। रिमेनिंग 30, जो रिमेनिंग है वो आपका 33 है जी। रिमेनिंग आपका 33 है। नेक्स्ट को 17, तो जो उसी टाइम यूनिट में उसका टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है, वो उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था, तो 37 पे चला गया। अब P3 आ गया, P3 का
68 चाहिए था, तो उसका भी P3 का उसको भी हमने 20 का टाइम दे दिया। तो जब उसको 20 का टाइम दिया तो उसका जो रिमेनिंग था वो अभी 48 रहता है। तो 48 अभी उसका जो टाइम है वो अभी रहता है, उसको टाइम इतना रिक्वायर्ड है। उसके बाद हमारा P4 आ गया। P4 ने को टाइम चाहिए था 24 यूनिट, लेकिन उसको P4 को हमने 20 और ऐड कर दिया। उसका जो उसको टाइम दिया 20 क्वांटम टाइम दिया, और उसके बाद उसके जो रिमेनिंग थे वो 4 रह गए। और इसी तरह इसको हमने क्यू में लगा दिया था। अब P2 P4 के बाद फिर दोबारा P1 की बारी आएगी। P1 में कितना चाहिए था, 33 चाहिए था, उसको फिर हमने 20 दिया, और उसके बाद उसके जो 20 दिए थे रिमेनिंग उसका भी 13 रहता है। उसके बाद फिर अगले वाले की P2 तो ख़त्म हो चुका हुआ, उसका टाइम तो ख़त्म हो, उसका जो प्रोसेस था उसको पूरा हमने कर लिया हुआ। P3 को 48 चाहिए थे, उसमें से 28 हमने किए, तो ये 20 करके तो रिमेनिंग कितने रह गए, अब 28 रिमेनिंग रह गए होंगे। तो इस तरह से ये एंड पे चला जाएगा क्यू के। और जो P4 है वो पूरा हो चुका है। P4 को हमने 4 दे दिया और 20 उसका वो रह गया। तो जो बाकी रिमेनिंग टाइम है इसी तरह फिर दोबारा से 13 पे भी आ जाएगा, और फिर ये इसको इसको 20 मिलेगा, और ये 8 इसके रह जाएंगे, और फिर ये इसी तरह से चलता जाएगा एंड पे। लेकिन इसमें अब देखें कि अगर हमने इसका क्वांटम साइज 20 रखा है, अब इसमें हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं बड़ा रखना और बहुत छोटा भी नहीं रखना। इसको हमने एक नॉमिनल जो है ना वो फैक्टर रखना। अगर देखो इसका नुकसान कि बहुत बड़ा रख लेते हैं तो 20 का, तो अगर एक छोटा प्रोसेस था उसको 17 चाहिए था, तो उसके 3 जो हैं वो उसका टाइम जो है ना वो इलैप्स हो गया। वो आपको उसने इसने लेना ही लेना है कि 20 के से पहले पहले उसने उसको किसी दूसरे प्रोसेस को आने नहीं देना उसके अंदर। ठीक है जी। तो 3 टाइम यूनिट उसको जो है ना वो उसका वेस्ट गए हैं। तो ये एक ओवरहेड है कि हमने इसको बहुत बड़ा ले लेंगे तो फिर ये नुकसान। लेट्स से मैं 20 की जगह पे 40 ले लेता, तो इस 17 की जगह पे जब 17 आता तो उसमें वो जो ऑलमोस्ट 23 जो टाइम सेकंड थे वो उसने वेस्ट जाना था, वो कोई काम नहीं करना था। और इसी तरह से हम बहुत छोटा भी नहीं ले सकते। बहुत छोटा लेंगे तो बार बार स्विचिंग करवानी पड़ेगी, और उसमें टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसका जो वेटिंग टाइम है वो वेटिंग टाइम आपने निकालने के, इसको वेटिंग टाइम कितना लगा, ये जी टर्न अराउंड टाइम इसका 134, P1 का, P2 का 37, इसका इतना और इसका इतना, कंप्लीट होने में टाइम इतना लगा है। तो वेटिंग टाइम हमने कैसे निकाला जी, 134 में से हमने 53 उसका जो था टोटल वो हमने माइनस कर दिया, तो 81 उसका वेटिंग टाइम आ गया। 37 में से हमने उसका जो टोटल टर्न अराउंड टाइम था, टोटल टाइम उसको कितना लगा कंप्लीट होने में, वो हमने कैलकुलेट किया और माइनस उसका कर दिया। ओरिजिनल इसका कितना था 17 टाइम चाहिए बस मुझे, तो उसको 20 सेकंड उसको वेट करना पड़ा। तो ये इस तरह से इसका वेटिंग टाइम जो है ना वो 73 आ जाता है। लेकिन अगर इसको हमने इसी एग्जांपल को अगर हम SGF से करें तो इसका वेटिंग टाइम 38 है। ऑल्दो कि अब वेटिंग टाइम तो इसका SGF ने कम दिया है, लेकिन ये जो है इसका ये टर्न अराउंड टाइम के हिसाब से कि कितना टाइम जल्दी वो है वो राउंड रॉबिन जो है ना वो ज़्यादा इजीली कर सकता है, और इसका रिस्पांस जो है वो ज़्यादा अच्छा है। अब क्वांटम वर्सेस कॉन्टेक्ट स्विचिंग, ये कि और एक आपको एग्जांपल बताइए कि अगर आप क्वांटम साइज जो है वो रख लेते हैं 12, लेट्स से जैसे अभी हमारे पिछले वाले केस में हमारा क्वांटम साइज था 20। अब लेट्स से अगर मैं 12 क्वांटम साइज रखता हूँ और 10 टाइम मुझे एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में 10 सेकंड लगते हैं, और उसका क्वांटम साइज मैंने 12 रखा हुआ है, तो क्वांटम स्विचिंग मेरी कितनी होगी, 0। इसका मतलब है इसके में क्वांटम स्विचिंग कोई भी नहीं होनी है, और मेरा ओवर जो उसका टाइम जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग का टाइम जो मैंने इस क्वांटम में ऐड करना था वो मेरा कम हो गया है। और अगर मैं उसका क्वांटम 6 रखता, ठीक है जी, तो फिर मुझे 2 दफ़ा कॉन्टैक्ट 6 पे भी इसको रोकना पड़ता, फिर उसको क्यू में लगाना पड़ता, फिर दोबारा से इसका बारी आनी थी। तो इसमें मुझे एक दफ़ा कॉन्टैक्ट स्विचिंग करनी पड़ी। और अगर मैं उसका क्वांटम साइज 1 रख दूं तो फिर मुझे
9 टाइम स्विच करना पड़ेगा। और जब 9 टाइम स्विच करना पड़ेगा तो इसका मतलब है मेरा ओवरहेड 9 टाइम, उसमें जो कॉन्टैक्ट स्विचिंग में मेरा टाइम लगा था वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैं जो पहले आप लोगों को बताया था कि ओवरहेड बढ़ेगा, वो जो स्टेटमेंट थी कि ओवरहेड बढ़ेगा, अगर आपने बहुत छोटा कर दिया तो ओवरहेड बढ़ेगा। कॉन्टैक्ट स्विचिंग की केस में अगर बहुत बड़ा कर देंगे तो उस वाला भी वो भी सही नहीं है। तो हमें एक नॉमिनल जो एवरेज है वो एक वैल्यू देनी होती है कि हमने कितना, ये जो कॉन्टेंट साइज है ये कितना रखना है। इसी तरह से ये देखेंगे एक और जो है ना वो आपको ग्राफ शो करवाया गया है कि आपका टर्न अराउंड कितना क्वांटम साइज हो तो आपका टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम से कम हो। तो अगर आप 6 क्वांटम साइज रखेंगे तो आपका टर्न जो अराउंड टाइम है वो 10.5 के नियर अबाउट आ जाता है। यहाँ पे ये देखें 10.5 है, तो 6-7 जो आपका क्वांटम साइज है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो सही रहता है। तो ये इसी तरह उसके बाद है मल्टी लेवल क्यूज। मल्टी लेवल क्यूज क्या होते हैं जी, कि जैसे आपको पता है कि जी हमारे जो क्यू है, क्यू को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम बना लेते हैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस एक में रख लेते हैं और एक में फोरग्राउंड प्रोसेस रख लेते हैं। फोरग्राउंड प्रोसेसेस वो हैं जो कि इंटरैक्टिव हैं, जो वो वाले प्रोसेस जिसको हमें जैसे ही हम इनपुट दें आउटपुट भी हमें देती हैं, उन प्रोसेस को हम फोरग्राउंड में डाल देंगे। और जो बैक पे काम कर रहे हैं, जो हमें नज़र भी नहीं आ रहे, उनको हम बैच प्रोसेस, उनको बैकग्राउंड प्रोसेसेस कह लेते हैं। तो ये इन दो प्रोसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं अपना रेडी क्यू को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। और हर क्यू को, जितने भी ये क्यू हैं इंटरेक्टिव है या बैच हैं, ये हर एक का अपना अपना प्रायोरिटी स्केजुलिंग जो एल्गोरिदम है वो हर क्यू का अपना अपना क्या कहेंगे इसको, स्केजुलिंग के एल्गोरिथम में लगाया हुआ है। लेट से हम कहते हैं जी फोरग्राउंड जो है प्रोसेसेस जो हैं इंटरैक्टिव प्रोसेस हैं, उन पे हम राउंड रैबन लगा देते हैं। और जो हमारे बैकग्राउंड वाले हैं उस पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो है एल्गोरिथम वो लगा देते हैं। तो ये जो है जो स्केजुलिंग है और उनकी प्रायोरिटी है वो हम फिक्स्ड भी कर सकते हैं और टाइम स्लाइस के भी हिसाब से कर सकते हैं। फिक्स प्रायोरिटी स्केजुलिंग में सब ऑल फ्रॉम फोरग्राउंड देन फ्रॉम बैकग्राउंड कि इसका मतलब है कि फिक्स प्रायोरिटी स्केजुलिंग कि हम एक फिक्स कर दें कि पहले तो आपकी जो है ना वो फोरग्राउंड वाले पहले काम ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम हमारे बैकग्राउंड वाले काम करेंगे। इस तरह से अगर हम फिक्स कर देंगे तो इसमें ये क्या मसला आएगा, इसमें मसला ये आएगा कि जो पहले वो ख़त्म होंगे हो सकता है उसका टाइम ही ना आए और वो फिर वही वाली सिचुएशन में चले जाएं जो हमारी स्टारवेशन वाली सिचुएशन है। और या उसको हम इसको सेकंड हैंड के हम टाइम स्लाइस दे देते हैं कि हर क्यू को इतना इतना टाइम मिले, पहले वो वाला कर ले जैसे राउंड रॉबिन में था, वो सारों को देता है टाइम के, फोरग्राउंड को भी दे और फिर बैकग्राउंड को भी दे। तो ईच क्यू गेट्स ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीपीयू टाइम, 80% हम कह देते हैं कि राउंड रॉबिन को देना है और 20% जो है ना वो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि जो बैकग्राउंड वाले प्रोसेस हैं, क्योंकि उनको वो इतना ज़्यादा जो है ना वो उनको टाइम मिलना तो चाहिए, लेकिन अगर हम थोड़ा सा वो किसी को पता नहीं चलेगा, जो यूज़र है जो उसको अपना तो काम का पता चल रहा है कि मुझे इनको आउटपुट जो है ना वो लेट मिल रहा है। तो अगर उसको आउटपुट जो लेट मिलेगा तो वो फील करेगा कि मेरे जो सिस्टम है वो नहीं सही कर रहे। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम की यही बेस्ट पहचान है कि वो सारों को इक्वल टाइम देता है। तो जो हम फोरग्राउंड में प्रोसेस है उनको हम 80% ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जो बैकग्राउंड वाले उनको हम 20% करके दे देते हैं। तो इस तरह से हम उनको जो स्केड्यूल करते हैं। तो मल्टी लेवल क्यूज़ के आप डिफरेंट जो है ना वो बना सकते हैं। हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि सिस्टम प्रोसेस सबसे टॉप पे होंगे, उसके बाद इंटरैक्टिव प्रोसेस हैं, उसके बाद जो है ना वो एडिटिंग वाले, उसके बाद बैच प्रोसेस हो जाएगा और एंड पे सबसे स्टूडेंट प्रोसेस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हम इनकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो देखा कि एसटीएफ को ऑप्टिमल क्यों कहा गया है, उसके बाद हमने राउंड रॉबिन को देखा। राउंड रॉबिन में हमने देखा कि हम जो है ना क्वांटम साइज रख लें तो क्वांटम साइज भी हम छोटा कर सकते हैं या बड़ा करना है, बहुत बड़ा भी नहीं कर सकते और बहुत छोटा भी नहीं कर सकते। वो दोनों में केसेस में हमें प्रॉब्लम आएंगे। बड़े में हमने देखा कि क्या मसला था, छोटा अगर हम उसका साइज़ करेंगे, उसका साइज़ स्मॉल करेंगे तो फिर हमें क्या ओवरहेड आएगा। और हमारे मल्टी लेवल क्यूज़ क्या होते हैं, मल्टी लेवल क्यूज़ को हम एक नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से थोड़ा और देखेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो अंटिल अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।